आज से ठीक 1 साल पहले 15 सितंबर 2016 को हमने मासूम सलमा को खो दिया। एक ऐसी बच्ची जिस पर तेजाबी हमला हुआ था। 24 जून 2016 को उस पर पड़ोस का एक युवक आकर के घर में घुस करके उसके ऊपर तेजाब फेंकता है और उससे तड़पती हुई वो बच्ची अस्पताल में जाती है और 83 दिनों तक संघर्ष करने के बाद 15 सितंबर को वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले जाती है। इतना भयानक हमला, तेजाबी हमला, तेजाब से जलना हो या वैसे जलना, ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है। ये रहा फिजिकल पेन का एक पैमाना। इसके साथ साथ समाज में, कानूनी कार्रवाई में, इन तमाम चीज़ों में जिस तरह से पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है पूरे के पूरे परिवार को, उन सब अनुभवों को आज हम इसलिए भी याद करना चाहेंगे। आज सलमा की बरसी पर इन्हें याद करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सलमा भले हमारे बीच नहीं रहे, तमाम ऐसे सर्वाइवर्स हैं, अब विक्टिम कहना ठीक नहीं होगा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो एक ज़िंदगी की उम्मीद तलाश रहे हैं। तो इन्हीं पर हमारे साथ परिजन हैं सलमा के, हमारे साथ हैं मंजर भाई, सलमा के बड़े भाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने देश भर में, दुनिया भर में एक बड़ी डिबेट पैदा की कि एसिड अटैक को इतना सामान्य अत्याचार ना माना जाए। हमारे साथ लक्ष्मी हैं और इस मामले पर लंबे दौर तक स्टॉप एसिड अटैक का जो कैंपेन चला रहे हैं आशीष जी हैं, जो उसके तमाम पहलुओं को बताएंगे, कानूनी से लेकर सामाजिक पे। सबसे पहले हम मंजर भाई से बात करना चाहेंगे कि जिस तरह की वो घटना थी, अगर घर में घुस करके कोई हमला करता है तो क्या परिस्थितियां थी और उस एसिड अटैक के लिए क्या ऐसी चीज आई कि उनको बिल्कुल डर नहीं रहा और घर में घुस करके इस तरह के अत्याचार करते हैं और वहां इतनी सुलभता से ऐसी जलनशील चीजें कैसे उपलब्ध थी? देखिए समर में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आसपास हम देखते हैं इस तरह से क्रूरता के साथ उसने जिस तरह से उस मासूम बच्ची के साथ किया है कि सिर्फ 13-14 साल की उम्र है। उस बच्ची की सोचने समझने की ज़्यादा सलाहियत नहीं है। वो स्कूल में भी 9th क्लास में एडमिशन हुआ है। उसको लगातार वो 1 हफ्ते 15 दिन से छेड़ता रहा, लेकिन ऐसा समाज है हमारे दरमियान कि बच्ची ने अपनी इज्जत के लिए, अपने घर वालों की इज्जत के लिए घर में नहीं बताया। हद जब हो गई, जब उसने एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया, अजहर ने उसका हाथ पकड़ा तो फिर रोने लगी बच्ची, घर पे आके बताया। घर वालों ने उसके घर पे जाके, चूंकि मोहल्ले की बात थी, पड़ोसी था, उसके घर पे जाके बात की कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया हमारी बच्ची के साथ। तो ये कहने के बजाय उसके घर वालों ने, ये उसको रोकने के बजाय अजहर को, उन्होंने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया, मारपीट की। 9वीं क्लास की बच्ची, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, उसको हौसला बढ़ा दिया उस वक्त कि ये लड़का है। सबसे बड़ा डायलॉग उनके उनकी माँ का था, अजहर की माँ का ये डायलॉग था कि अजहर लड़का है, कुछ भी करेगा, अपनी लड़की को घर में रखो। और ये कहते ही मेरे वालिद पे, मेरे पेरेंट्स पे उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, गाली गलौज की, चश्मा वश्मा टूट गया मेरे फादर का। तो फिर डर, छेड़खानी लड़का करता है, बिल्कुल। और वहीं पे ये सिलसिला खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी उसके और लोग जमा हो जाते हैं। वो आए और एक चीज उन्होंने किया, मेरे फादर ने, जब जाहिर सी बात है एक बच्ची का किसी ने हाथ पकड़ लिया, तो फादर को गुस्सा आया था, तो अजहर को एक झापड़ लगा दिया मेरे फादर ने। उसके बाद पूरी फैमिली मिलके मेरी फैमिली पे अटैक करने लगी, गाली गलौज मारपीट होने लगा। उसके बाद फिर मोहल्ले वालों ने, समाज के लोगों ने हटाया, छुड़ाया कि भाई इसको खत्म करो, यहीं पे बात आगे ना बढ़ाई जाए। हालांकि बात पुलिस तक जानी चाहिए थी। उसके दूसरे दिन सुबह में और लोग इकट्ठे हो गए, अजहर के फैमिली वाले और दीगर जानने वाले लोग इकट्ठे होने के बाद हमारे घर में धमकी देते हैं कि तुमको बताएंगे, इसका बदला लिया जाएगा। तो लेकिन आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, इतना बड़ा, इतनी क्रूरता और इतनी अ, खतरनाक अंदाज में दरिंदगी का मुजाहरा करेगा वो। और उस पे बच्ची पे सो, रमजान का दिन था, बच्ची सो रही है घर में, बाहर वाला बैठका होता है हमारे आसपास मोहल्ले में, गांव में जैसा होता है, उसमें वो सो रही हैं, रोजे की हालत में है, जुमा का दिन है, लोग नमाज पढ़ने गए हैं, और उस पे लाके वो
पूरी बोतल तेजाब की, ये कहते हुए डालता है कि तुम सो रही हो, तुमको चैन से हम सोने नहीं देंगे। घर में घुस करके मेरी मम्मी वहीं पे सामने दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ते हुए, अब अपनी बच्ची को देखें या उस अजहर को पकड़ा जाए। अम्मी की भी मेरी छाती वाती जल गई, बच्ची लिपटी उनसे तो। ये आंखों देखा हाल है मेरी और सिस्टर का, छोटी, आज तक ट्राउमा में है वो लोग। अम्मी का तो बहुत बुरा हाल है, इतनी ज्यादा ट्राउमा में है। 24 जून 2016 की बात है। अच्छा, और इसके बाद क्योंकि ये घटना 24 जून 2016 है, जब इस घटना के बारे में पता चलता है दिल्ली में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं में और खासकर लक्ष्मी भी इस चीज़ को, तो आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? और हमें जैसा कि जानकारी मिली है सलमा के भाई जी से कि आप तुरंत ही मदद के लिए उन्हें दिल्ली बुलाए इलाज के लिए, तो उस दौरान वो जो 83 दिन उन्होंने अस्पताल में बिताए, इस बीच में आप मिली, आप उनके साथ रही, मिलना क्या, तो जो साथ रही, जिस जिस चीज़ को देखा आपने, ऑब्जर्व किया, उस दर्द को, उस पीड़ा को, अगर आप बयां कर सकें तो। देखिए, जब सलमा को अपोलो में एडमिट किया गया था तो मैं पहली बार सलमा से मिली, और वो बहुत अच्छी दिख रही थी उस टाइम पे। और उसका चेहरा मतलब इतना प्यारा, आज भी मैं उसका चेहरा भूल नहीं पाती हूँ। मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा रहता है, हमेशा रहता है। जब भी सलमा की बात उठती है, उनके परिवार की बात उठती है, हमेशा उसका चेहरा रहता है। मैं उससे बात कर रही थी वहाँ पे, उसको हिम्मत दे रही थी, बहुत सारी बातें करती थी। वो इशारे में बात करती थी, वो सर हिलाती थी, हाँ या ना में जवाब देती थी, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी। तो उस टाइम का वो पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जल्दी से सलमा हम लोगों के पास आएगी, और पूरा हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि जब भी सर्वाइवर हॉस्पिटल से हम लोगों के पास आती है, छाँव में आती है, हम लोग एक बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। उस सब चीज़ों को लेके हम लोग थे कि हाँ सलमा जल्दी ठीक होगी और साथ में आएगी। सलमा को मैंने ये भी कहा था कि जब तुम ठीक होगी देखना आना, मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसके साथ खेलना, क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटी सी थी। तो उसने कहा कि हाँ, उसने सर हिलाया कि मैं देखूंगी। मैंने फ़ोटो भी दिखाई अपनी बेटी की, और कहा कि जब तुम छाँव में आओगी तो तुम अपने जैसी और भी लड़कियों को देखोगी, तो तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेगी, जो बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। फिर अगली बार मैं उससे मिली तो मैंने कहा तुम पहले से ज़्यादा अच्छी दिखने लगी हो, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बढ़ ठीक हो उस वो इम्प्रूव हो रही थी। तो वो बहुत अच्छी दिखती जा रही थी दिन के दिन। तो मैंने उसको ये भी बोला, मैं उससे 3 से 4 बार मिली, लेकिन वो धीरे-धीरे बहुत ठीक हो रही थी। लेकिन जब अचानक पता चला कि सलमा की डेथ हो गई, तो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी कि मैं कुछ ही दिन पहले मिल के आई हूँ, और अचानक से सलमा कैसे हम सबको छोड़ के जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब मैं लास्ट टाइम उसको देख के आई तो मुझे मेरे मैं मतलब मैं रोती नहीं हूँ इतनी जल्दी। मैं इतना तड़प-तड़प के रोई थी उसको देख के कि मुझे बहुत मतलब ऐसा पेन था कि ये कैसे हो सकता है? मतलब वो कैसे जा सकती है, इतनी हिम्मत वाली लड़की जिसने 83 दिन सर्वाइव किया है और वो ठीक हो रही है। लेकिन सबसे दुःख की बात ये होती है कि वो आईसीयू में थी और वो अकेली थी वहाँ पे। पूरा परिवार कुछ देर के लिए जाता है मिलने के लिए, और वो अकेले-अकेले क्या-क्या सोचती है, कैसा माहौल रहता है उस टाइम। वो हॉस्पिटल में है, और वार्ड में भी होती तो सब एक जन तो उसके सामने रहता। लेकिन वो अकेले-अकेले बहुत कुछ सोचती होगी, बहुत सारे सवाल उसके मन में होंगे, जो शायद वो कभी कह नहीं पाई। तो वो बहुत दुःख होता है कि वो जो जितने सवाल जो उसके मन में, एक जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी ऐसी क्या गलती थी? जो कि आज हम सब लोग इकट्ठा होके उस सवालों का जवाब ढूँढ रहे हैं और उसको वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। पीड़ा पर हम सिर्फ सोच सकते हैं कि कैसी बातें रही होंगी, लेकिन उन पर सबसे बेहतर तरीके से अगर अनुभव कोई बता सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं रहा कि आप सिर्फ उससे पीड़ित रहे हैं, बल्कि आप लड़े हैं, उभरी हैं, और इसके साथ एक नई डिबेट पैदा की है। कानून से लेकर समाज में एक लड़ाई लंबे दौर तक चली है। तो लेकिन उस हमले के बाद जिस तरह से एक सर्जरी, दर्जनों सर्जरी होती है, दर्जनों ऑपरेशन होता है, एक लड़की के 80-80 ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर ये कभी नहीं कहते हैं कि ये ऑपरेशन रुक गए हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि ये आपके लिए एक तरीके से देखा जाए लाइफ टाइम सर्जरीज है। साझा कर सके जो आपके साथ भी रहा, तो और ज़्यादा समझ सकें कैसी प्रतिक्रिया होती है और कैसे वो पुरुषवादी मस्तिष्क
जो अपनी ईगो हर्ट हो जाने की गुरूर में इस तरह के हमले करता है, क्योंकि वो हाथ पकड़ता है, वो साथ चलने की बात करता है, वो शादी करने की बात करता है। जो कुछ देर पहले कहता है, 2 मिनट पहले ही कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, और 2 मिनट के बाद उसका दिमाग तेजाबी हो जाता है, वो तेजाब डाल देता है आके। मतलब ये बहुत, देखा जाए, बहुत हीनियस क्राइम है ये। क्योंकि ये जो क्राइम है, ये सिर्फ एक लड़की या एक लड़के पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पे होता है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे केसेस को देखें, क्योंकि मैं 2013 पे इस पे काम कर रही हूँ, जितने केसेस मैंने देखे हैं सारे केसेस में यही है, या तो परिवार का जो हेड, जो अ, घर को कमा के देता है, जो सरवाइव कराने की क्षमता रखता है, वो जो इंसान है, वो कहीं ना कहीं या तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो पूरा परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है। एग्जाम्पल जैसे सलमा है, उनका पूरा परिवार है, मेरा पूरा परिवार, जिससे एक एसिड के वजह से, तेजाब उसने सिर्फ मुझ पे ही थोड़ी ना डाला है, मेरे पूरे परिवार पे डाला है। उससे मेरे पापा की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, क्योंकि भाई छोटा था उस वक्त में, तो भाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी बहुत छोटी थी, 15 साल की मैं भी थी उस वक्त में, और वो लड़का 32 साल का था। इस साल का कब जब आप 15 साल की थी, एक टीनेजर से वो जिद करता है कि वो प्यार करता है इसलिए शादी करेगा, और वो लड़की यानी आप इनकार करते हो शादी करने से, तो उसका ईगो ऐसा हर्ट होता है कि उस खूबसूरती को वो नहीं रहने देगा। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चेहरा ही उसका सब कुछ है। क्यों वो जान से नहीं मार देता है किसी भी लड़की को, वो सीधे चेहरे पे ही वार करता है कि तू मेरी नहीं हो सकती तो तू किसी की नहीं हो सकती है। चार दीवारी में कैद रहेगी, किसी से बात नहीं कर पाएगी, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। यही उसकी मेंटालिटी होती है। क्योंकि हमारी जो बचपन की परवरिश होती है, वह अगर हम उस पे जाए, तो वो जैसे कि अभी मंजर भाई ने बताया कि कैसे उसके परिवार वालों ने सपोर्ट किया। अगर आप बहुत साल पहले की बात करें, कि जब लड़का या लड़की कोई भी क्राइम करते थे, तो परिवार ये कहता था तूने जैसा किया है तुझे वैसा भुगतना है, तू जेल में रहेगा। लेकिन आज परिवार कहता है कि इसने कुछ नहीं किया है, हमें कुछ टाइम चाहिए इसको समझने के लिए, इस केस को सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वो वक्त मांगता है कानून से, वो अपने बच्चे को समझाने की जगह किसी और देश में भेज देते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कल अपनी माँ पे भी हमला कर सकता है, अपनी बहन पे भी, क्योंकि क्राइम हम खुद मिलके बना रहे हैं, उसको ठीक करने की जगह और बढ़ावा दे रहे हैं। जी, ये जो समाज का रवैया है, जिसमें सबसे पहले समाज का जो पहला इंस्टीट्यूशन है उसे परिवार कहते हैं। अगर परिवार पुरुषों का, खासकर लड़कों की ऐसी परवरिश करता है कि तुम जो कुछ भी करोगे वो स्वीकार्य है, हम जाकर तुम्हारे फेवर में जाकर लड़ेंगे दूसरों से, जैसे कि सलमा के भी केस में हुआ कि लड़के वाले आकर के घर पे अटैक करते हैं कि हमारे बेटे को तुमने बोल कैसे दिया, उसे जो करना है वो करेगा। ये जो इतना खतरनाक माहौल बनता है, और फिर इसी समाज को पीड़ा भी है कि इस तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो समाज का जो रिएक्शन है, इसमें इतना दोगलापन आता कहाँ से है? पहली बात, जैसा कि आपने बताया, जिस हम समाज में रहते हैं वो पुरुषवादी समाज है, और पुरुषवादी समाज सत्ता कोई अपनी हाथ से जाने देना नहीं चाहता है। तो जो ये पूरा जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने जो पूरा ये मापदंड गढ़ा गया है कि लड़के ही सुपर हैं, उनकी वही आगे आएंगे, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारा जो फिलॉसफी है जीवन को लेकर, जो हम हमारे समाज में, जैसे कि मंजर ने जैसा बताया कि उनके परिवार वाले लोग जाते हैं उनके घर में, वो हल्ला करते हैं, उनके फादर को मारते हैं, मतलब परेशान करते हैं कि वो तो लड़का है, करेगा, वो तो कुछ भी करेगा। तो यही सोच ना एसिड की सोच है। मतलब एसिड बॉटल में नहीं है, एसिड हमारी सोच में है। पहली बात ये समझना होगा कि एसिड हमारी सोच में है। और होता क्या है कि हम पूरी इस डिबेट में भूल जाते हैं कि स्टेट का रवैया क्या है, स्टेट का क्या रवैया है। हम इस चर्चा करने लगते हैं कि पुरुष, और एक जो डिबेट चल रही है पुरुष और फेमिनिज्म को लेकर, वो अलग चल रही है कि पुरुष सोच किस तरह हमारे समाज में हावी है और स्त्रियों के अधिकारों का हनन कर रही है। मगर स्टेट देखिए किस प्रकार से हनन करता है तमाम चीज़ों का। ऐसे सलमा वाले केस की बात कर लें तो इसमें स्टेट के ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। सलमा को लाने से लेकर ले जाने तक, लेकर उसके खर्चे को लेकर कोई स्टेट ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। इवन जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेडबाजी को लेकर, मतलब मंजर भाई लोग नहीं चाहते थे कि इस तमाम चीज़ें हों, मगर आपके राइट हैं, आपको लड़ना होगा।
तो ये अच्छी बात रही कि मंजर भाई ने उसको लड़ने के लिए तैयार रहे और वो गए और हम लोग वहाँ गए, जो बिहार का। हाँ हाँ। तो अब ये देखिए, सलमा के बाद क्या लड़ाई तो जारी है, मगर क्या सलमा की जो कुर्बानी है वो कितनी जायज हुई है, ये सोचना होगा। सलमा के बाद कितनी डेथ हुई है, बहुत सारी डेथ हुई है। तो हम सलमा को इसलिए याद करें तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम, जो सलमा को चीजें नहीं मिली हैं, जैसे बेहतर ट्रीटमेंट पटना में या आसपास जिले में मिल सकता था, वो उसे नहीं मिला। और भी चीजें जो इमीडिएट रिएक्शन हो सकता था उनके परिवार वालों के साथ जिन्होंने अटैक किया था, वो नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, जो सर्वाइवर का परिवार है बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे कि आज मंजर भाई फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए, ये सबसे दुखद बात है, आप समझ लीजिए। ये सबसे दुखद बात है, मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी दुखद बात है कि मंजर भाई को बिहार छोड़ के दिल्ली में रहना पड़ रहा है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अभी भी स्थिति इतनी भयावह है कि वो वहां पर उनका परिवार नहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है ये सोच जो है ना, ये हमारे आसपास के लोग नहीं, बल्कि इसमें जो आप पैट्रियार्की सोच की जो बात कर रहे हैं ना, ये हर तरफ से गढ़ी जा रही है, या राजनीतिक क्षेत्र से हो, या पारिवारिक क्षेत्र से हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र से हो, ये हर तरफ से गढ़ी जा रही है। इंस्टीट्यूशन फैमिली से लेकर स्टेट तक इस तरह से जो अपना इनका रवैया है वो खुद एक तेजाबी है, जिसके हमले का शिकार हर कोई पीड़ा सहता है। एक चीज़ और लक्ष्मी जी, क्योंकि जब इसे हम प्रक्रिया के तहत इस तरह नहीं समझ सकते कि जिस दिन घटना हुई उसके बाद कोर्ट में किस तरह से व्यवहार किया जाता है, जब बाहर निकलती है वो लड़की तो समाज उसके साथ कैसे व्यवहार करता है। इन चीज़ों को अगर आप कुछ वाकई साझा करना चाहें तो हम बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि आपने इससे लड़ा है एक लंबे दौर तक। देखिए, जब मैं हॉस्पिटल में थी और 2.5 महीने के बाद अपने घर में आई, तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने के लिए आए और एक बार मिलके वो चले गए और उसके बाद वो कभी नहीं आए। तो और मुझे बाद में पता चला कि मेरे ही दोस्त में से किसी की एक सिस्टर ने कहा कि ऐसोक के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसे को तैसा। तो मुझे कभी उसका आंसर मिल नहीं पाया कि ऐसा क्या था। दूसरा ये कि जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने साथ छोड़ दिया कि भाई लड़की है, हमारी भी लड़कियां हैं, पैसा देना पड़ेगा, आगे खर्च करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, वहां से चले गए। फिर आते हैं सोसाइटी, जो हमारा आस पड़ोस के लोग हैं, वो जब मिलने के लिए आए और वहां पे आने के बाद उन्होंने मेरा चेहरा देखा, तो सबसे पहली बात उन्होंने कही, बिचारी, बिचारी की शादी कैसे होगी। हाँ, शादी, ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है हमारी सोसाइटी में कि लड़की जात है। अगर आप देखें तो लड़की को तो कोख से ही बोझ माना जाता है, और जब वो जन्म लेती है और उसके बाद अपने सपनों को जीती है और उसके बाद उसके साथ कोई क्राइम हो जाए तो वो और बड़ी बोझ कहलाती है। भले ही परिवार के लिए ना कहलाए, पर वो आस पड़ोस के लिए ज्यादा बोझ कहलाती है। फिर उसके बाद जब मिलने आए मेरे आस पड़ोस के लोग, तो उन्होंने यही बात कही कि चेहरे पे ही एसिड डालना था, बॉडी के किसी और पार्ट पे डाल दिया होता, शादी कैसे होगी। चाकू मार दिया होता, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता। संवेदनहीन सहानुभूति, संवेदना नहीं है लेकिन सहानुभूति दिखानी है। हाँ, तो इस तरीके से वो भी। और जब मैं कहीं जाती थी तो लोग कहते थे बिचारी है, तो मैं पलट के जवाब देती थी, बिचारी मैं नहीं, जिसने क्राइम किया वो बेचारा है। जो बोल रहे हैं वो बेचारे हैं, मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं कहाँ से बेचारी दिखती हूँ आपको। क्राइम करने वाला वो क्रिमिनल कहला रहा है। मैं तो अपने इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। घटना से जोड़ करके जानना चाहेंगे मंजर भाई आपसे, हमने सलमा को खो दिया, उसके बाद भी वो अपराधी, क्योंकि अब तो अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है, तो वो जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी गुंडाई कम नहीं हुई। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, कितनी धमकियां दी गई कि अब आपको परिवार समेत दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, वहां अपना पूरा घर बार छोड़ करके। इसके बारे समर भाई, मुझे लगता है कि ये हर जगह पे ऐसा होता होगा। जो विक्टिम है उसको मतलब मजलूम समझ लिया जाता है, कमजोर समझ लिया जाता है, मजबूर समझ लिया जाता है, और वो अपनी दादागिरी और गुंडई जो है वो समझते हैं कि इन पे थोप दो। और इस तो जाहिर सी बात है, विक्टिम की जो फैमिली होती है, जैसे मुझ पे क्या गुजर रही है, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ मेरे परिवार पे जो गुजर रही है। क्योंकि
आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन फैसला था 29 तारीख को 29 जून 2017 को उस दिन सज़ा हो गई। उसको सज़ा होने के बाद भी वो जब बाहर निकलता है कोर्ट से, तो हमारा पूरा परिवार था वहाँ पे, पूरा अकड़ने लगा वो। उसकी तरफ से भी जो फैमिली आई थी वो अकड़ने लगी, यहाँ तक कि थोड़ी सी बकझक भी हुई। तो फिर हम लोगों ने हटाया और लोगों ने शांत किया। मतलब उसकी गुंडई नहीं जा रही, और आज भी गुंडई का आलम ये है समर भाई। और मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि ये कैसे लोग कर पाते हैं कि हाई कोर्ट चले गए, फिर उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे। जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि पहले होता था ऐसा कि भाई जो क्राइम कर दिया है उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता था कि तुम भुगतो। अब कोर्ट ने उसको मुजरिम करार दे दिया, दोषी अपराधी साबित कर दिया, उसके बाद भी वो आगे लगे हैं। और इनडायरेक्टली धमकियां आती रहती हैं, इनडायरेक्टली धमकियां आती हैं कि भाई तुम्हें अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ, तुम ऐसा, तुम्हारे साथ तो और भी तुम्हारी सिस्टर्स हैं, और भी तुम्हारे घर वाले हैं, उनके साथ ऐसा कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सहमा आदमी सहम जाता है। और हम जहाँ तक बात करते हैं अपने स्टेट की, और आपको मैं बता दूं कि मैंने सलमा की श्रद्धांजलि मेरे लिए उसी वक्त होगी कि जब मैंने देखा कि जो मैंने फेस किया है सलमा के अटैक के बाद, 24 जून के बाद जो मैंने फेस किया, यहाँ लाने में जो प्रॉब्लम हुई, यहाँ ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम हुई, ये अच्छी तरह जानती हैं लक्ष्मी जी, आशीष भाई वगैरह अच्छी तरह। ये किसी और को ना बर्दाश्त करना पड़े, इसलिए हमने एक फाउंडेशन भी सलमा के नाम से कायम कर दिया, सलमा मेमोरियल फाउंडेशन। सर्वाइवर्स के लिए, ताकि वो सरवाइव करें, उससे ओवरकम करें, इससे निकलें। हालांकि आदर्श स्थिति तो वो होगी कि किसी पे हमला ही ना हो, लेकिन इन केस ऐसा होता है तो इतनी बदहाली में उन्हें ना रहना पड़े, हर तरह की मदद मिले। बिल्कुल, ये प्रयास अच्छा है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि परिवार में सबकी अभी दशा कैसी है? बहुत अच्छी नहीं, अच्छी तो उसमें कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी पढ़ाई उसी दरमियान स्टॉप कर दी थी जब अटैक हुआ था। उस दौरान मेरा एडमिशन हो गया था पीएचडी में, हैदराबाद जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि अपनी बहन को मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। और उसके बाद और घर वालों की बात करें तो मेरी दोनों सिस्टर, छोटी जो सिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी क्योंकि वो घर से निकलना दूभर हो गया था, नहीं निकल सकते थे। उनको एक तरह से ट्रॉमा में अभी भी जी रही हैं। और मेरे छोटे भाइयों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है फाइनेंशियली। फादर की एक दुकान थी, वो बिल्कुल डूबने के कगार पे पहुंच चुकी है, उसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया है। और बहुत ही कह लीजिए इसको कि हताश जिंदगी बीत रही है। और इसको अभी तक हमें आगे तक लड़ाई लड़ना है, क्योंकि हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ सकते। उम्मीद है कि कानून साथ देगा। किसका कितना साथ मिलता है इसी चीज को समझने के लिए, जैसे कानून ही अभी सबसे आगे होगा, क्योंकि आखिरी तो जजमेंट कानून से ही आता है। तो वहां पर जिस तरह का साथ मिलता है, वकील से लेकर के कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान, ये सारी चीजें, अगर इसकी कानूनी कार्रवाई और समाज, इन दोनों को मिला करके देखें तो इस पे कुछ अगर आप साझा करें। सोसाइटी के बारे में मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि सोसाइटी का जो रिएक्शन है वो बहुत खराब है। और रही कानून की बात, कानून में कोई बदलाव आया ही नहीं है, हमें उसके बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब लोग मिलके बात करते हैं हमारे देश का कानून अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कानून को चेंज होना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होना ही चाहिए। जैसे मुझे खुशी इस बात की है कि सलमा के केस में जल्दी जजमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके परिवार का क्या गवर्नमेंट से किसी ने आके पूछा कि उनके परिवार वाले किस हाल में जी रहे हैं? शायद उनको कंपनसेशन तक अभी तक नहीं मिला है। कितनी सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। ठीक है, आप केसेस तो बहुत लंबा लंबा चलाते हैं, लेकिन जो सर्वाइवर है, जो उसका परिवार है, उसका क्या इसका आंसर वो हमें दे पाएंगे? ये सवाल तो हम उनसे पूछते हैं ना। हम अपनी लड़ाई तो जारी रख रहे हैं, हम पुश करते हैं। 2014 में इसीलिए हम लोगों ने अनशन किया था कि एसिड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, कंपनसेशन मिलेगा। ये सारी चीजों पे हम लोगों ने बात की। जब हमने उसको पुश किया है तब जाके कुछ हो पाए। जब तक हम लोग पुश नहीं करते, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देती है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है? क्या उनके पास हमारे सवालों के जवाब है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो काम गवर्नमेंट को और कानून को करना चाहिए।
क्या उनके पास इस सवालों का जवाब है? मामले पर किस तरह से सरकार अनदेखी कर लेती है, क्या इसके पीछे उसे लगता है कि ये वो संख्या नहीं है जो बहुत वोट में कन्वर्ट होगी, या फिर वो भी तो उसी समाज से निकला हुआ है जिसको ये नज़रअंदाजी ही सबसे बेहतर उपचार लगता रहा है हमेशा से। क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें काम करती हैं कि सरकारें ना के बराबर इस पर ध्यान देती हैं। आंदोलन करना पड़ता है उन्हें जो इस दर्द को सहते हैं, उन्हें ही आकर रोड पर इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है कि कंपनसेशन चाहिए, और इन सब के अलावा थोड़े से कड़े कानून चाहिए, तेजाब की बिक्री पे कुछ रिस्ट्रिक्शन चाहिए। क्या ये चीजें प्रशासन और प्रशासन के अंदर से पहले से नहीं पहल की जाती? इससे पहले आपने कहा ना कि ये वोट बैंक नहीं है, तो पहली बात तो यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि वोट बैंक नहीं है। मतलब तो वोट अधिकतर हमारे जो आप देखते हैं जो हमारे जो राजनीतिक चर्चा में अधिकतर चीजें होती हैं वोट बैंक को लेकर काम किया जाता है। तो ये दुखद भी है हमारी राजनीति में जो सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी बात है कि अवेयर, मतलब अधिकारी कितना अवेयर है। मतलब आप समझिए कि किसी को कंपल्सेशन लेना है तो बहुत मुश्किल है। बेनिफिशरीज को उसकी नीतियां नहीं पता, जो लाभार्थी है उसको नहीं पता कि कौन सी इसके लिए स्कीम है, कौन सी नीति है, तो उस नीति का क्या महत्व। अगर मेरे ऊपर कोई घटना हुई है और मेरे लिए सरकार की तरफ से कोई स्कीम बनी हुई है और मुझे पता ही नहीं है, तो उस स्कीम का क्या फायदा। तो उसके लिए कई बिचौलिए तैयार हो जाते हैं। आप बाबू के पास जाएंगे, आपको स्कीम नहीं पता, वो बताएगा कि स्कीम है जिससे मैं आपको पैसा दिला दूंगा, मगर इसके 50,000 आपको मुझको देने पड़ेंगे। तो आपको 50,000 में समझौता करना पड़ता है, 3 लाख वहां रुपए में आपको 2.5 लाख मिलेगा। तो चीजें इतनी खराब हैं। आप समझिए मैंने भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आरटीआई अप्लाई किया और मैंने जानना चाहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, बल्कि उसमें सरकार का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, जीओ भी आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, कि एसडीएम को जानकारी रखनी है, डीएम को जानकारी रखनी है, थाने को जानकारी रखनी है, इस तरह से एसिड सेल करना है। बल्कि जवाब क्या आता है कि ये मेरे संज्ञान में है ही नहीं, ये कुछ तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का गजट जिसे कहते हैं, नोटिफिकेशन शासनादेश कहते हैं, वो मेरे पास है। और उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बड़ा दैनिक जागरण, बड़े बड़े अखबारों में कि एसिड एक्ट सर्वाइवर्स के लिए सरकार की योजना है, उसमें बल्कि उल्लेखित है बातें, और उनके अधिकारी उसे टाल देते हैं कि इस तरह का जानकारी मेरे पास नहीं, वो कहते हैं मेरे पास नहीं, वो कहते हैं मेरे पास नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन में एसिड अटैक्स को लेकर कोई चिंतन या कोई मंथन नहीं है। कि आप मेडिकल की बात कर लें तो मेडिकल में समझिए कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, कोई बता दे कि जहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बेहतर ट्रीटमेंट मौजूद है, दिल्ली छोड़ के। तो आप किस देश की बात कर रहे हैं। आप एसिड अटैक की बात कर टीवी में कर लेते हैं, स्कीमें बना देते हैं। डॉक्टर जो हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जिन्हें जिला अस्पताल हम लोग कहते हैं, वहां पर डॉक्टर को पता नहीं कैसे ट्रीट करना है एसिड अटैक सर्वाइवर से। अरे बेसिक ही जब आप जानकारी किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी योजनाएं क्या बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि बड़े काम की जरूरत है, डॉक्टरों की वर्कशॉप की जरूरत है, और जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत सरल करने की जरूरत है। मतलब जब तक आप पॉलिसीज को सरल नहीं करोगे, और ये एक काम बहुत करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक बार मेरी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, एक डीएम थे, उन्होंने पूछा कि आशीष जी बताइए कि कैसे एसिड को रेगुलेट किया जाए। मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से एसिड आता है। आप सुनिए कि एक डीएम इस तरह का बोल रहा है कि मुझको नहीं पता कि एसिड हमारे क्षेत्र में कैसे आ जाता है। तो आप समझिए कि प्रशासन हाथ पैर छोड़ चुका है अपने, उसको नहीं पता है क्या है। तो जब वो सिस्टम ही पूरी तरह से अपने हाथ छोड़ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक हम शासन या कानून से कुछ मांग करेंगे। मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअल, जो हम सोशल रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, कैसे होगा मुझे नहीं पता, मगर ये है कि हम घर में जो है ना, फाउंडेशन हमारा जो है, बच्चे हैं, हमारे पिताजी हैं या हमारी माता जी हैं, हमारी बहन है, उनको हम थोड़ा जो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। हम घर में इस तरह का माहौल बनाए कि बेटी को महसूस हो सके कि वो फ्रीडम है, वो तमाम बातें कह सकती है। जैसे लक्ष्मी के साथ जो घटना हुई, कारण ही रहा कि अपने घर में बात शेयर नहीं कर पाई है, मम्मी को नहीं बता पाई है, पापा को नहीं बता पाई है कि अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, वो खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा जो गैप है ना, ये पुरुषवादी सोच की वजह से ही आया है। मैं ये कहना चाहूंगा, पुरुषवादी सोच की वजह से आया कि लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता। एक समय बाद क्या होता है, जब बहन बड़ी होने लगती है ना, भाई उनसे बात नहीं करती है। ये माहौल है हमारे देश का। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर ध्यान देकर ही कुछ किया जा सकता है। कानून की प्रक्रिया, जैसे मंजर भाई के केस में क्या हुआ कि एक सलमा वाले केस में 1 साल में जजमेंट आया, मतलब 1 साल लगा। तो वो न्याय क्या है जो आपको 1 साल बाद मिलता है, 2 साल। मंजर भाई भी सोच रहे होंगे कि, या सलमा भी सोच रही होंगी, अब सजा क्या मतलब है, जब मेरी जान ही नहीं रही और न्याय भी 1 साल बाद आता है, तो उम्मीद खत्म हो जाती, क्या सजा देना है। तो जो एक सोशल जस्टिस भी नहीं मिलता है समाज की तरफ से, उसका विवाह हो जाता है, उसके लोग घर जाते हैं, बल्कि विक्टिम का विक्टिमाइजेशन होता है। मतलब नहीं, सर्वाइक अटैक हुआ तो उसके कैरेक्टर पर, उस पर सवाल यही मिलती होगी, यही फोन करती होगी।
तो ये पूरा जो कैरेक्टर है सोसाइटी का ना, वो एसिड अटैक के बाद खुल के सामने आ जाता है। हमें देखने की जरूरत है कि हमारे समाज में ऐसे कितने बुरे लोग हैं जो इस घटना के बाद अपना चेहरा दिखा देते हैं। अहम बात निकल कर आई है कि जब उस पर सवाल उठता है तो विक्टिम के कैरेक्टर पर लोग जाते हैं, कैरेक्टर शेमिंग से लेकर के एक तरह से उसके कैरेक्टर की हत्या करते हैं बाद में, चाहे वो सरवाइव कर रही हैं या गुजर गई हैं, तरह तरह की बातें बनाई जाती है कि ऐसी रही होगी वैसी रही होगी तभी तो कोई लड़का उसके पास गया। ये जब ये है तो इसमें तो हम भागीदार मानेंगे ना कि समाज भी तो अपराधी है। घर के जब घर वालों से एक सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे अगर सपोज मैं एक एग्जांपल अपने ही देती हूँ कि अगर मैं अपने पापा को बताती कि पापा ऐसी ऐसी बात है, वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो मेरे पापा का ये रिस्पॉन्स आता कि तुम ही इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हो क्या जो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आस पड़ोस के लोग भी यही बोलते हैं कि तुम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो क्या, तुमसे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पड़ी है, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले अपना परिवार है, अपना परिवार तो समझे, बाद में हम बात करेंगे कि दूसरे लोगों की। जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि क्या नाम है, चेंज करने की जरूरत खुद को है। ये नहीं कि हाँ अगर आज मैंने खुद को चेंज किया है तभी मेरे पास हिम्मत है कि मैं दूसरे को या समाज को चेंज कर सकूं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसको छोड़ के कि अपने घर में क्या चल रहा है और मैं क्या हूँ। दूसरे की बेटी को बोलते हुए उससे बेटर ये है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को देखे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इक्वालिटी जरूरी है, रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाएगी। रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अच्छा, मुहिम के बारे में बताएं, किस तरह से लगातार कैंपेनिंग हो रही है, किस तरह से लोगों को ऐसे सदमे से उबरने के लिए तरह तरह की उपाय किए जा रहे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर आगरा तक, जगह जगह पर कैसे आप लोग लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके लिए अपने लेवल पर क्या क्या कोशिशें जा रही हैं? अभी अभी रिसेंटली मैं वाकया भी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि अभी रिसेंटली मैंने भी एक डलसा में जॉब निकली थी एसिड एक्स वायरस को लेकर। तो कल उसका रिजल्ट भी लगभग आ गया है। तो उसमें मैंने देखा कि 431 एसिड एक्स सर्वाइवल लोगों ने अप्लाई किया था दिल्ली में। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा मेरे सामने, 450 लोगों ने, मतलब 450 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था जो एसिड एक्स सर्वाइवर्स है। उसमें सर्वाइवर है तो उनके पास डेटा नहीं था, क्योंकि वो हमारे यहाँ देश में क्राइम में नहीं था, बल्कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा ऐसा के केसेस हो रहे थे। पाकिस्तान, कम्बोडिया, बांग्लादेश, इन लोगों ने बेहतर बेहतर कानून बनाए थे। मगर भारत देश के साथ क्या है ना कि थोड़ा देर से जागने वाले हम लोग हैं, हम लोग देर से जागते हैं। तो देर से जागे और तो हमने सोचा इस पे क्यों ना डिबेट चालू की जाए, मतलब मीडिया के लोग बातचीत करें, जितने भी साथी लोग हैं या जितने सर्वाइवर्स हैं वो खुद आके बातचीत करें। मुझे नहीं लगता था कि अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो वो तमाम समस्याएं सामने रख पाएंगे। तो फिर लक्ष्मी जुड़ी और उसके साथ तमाम सर्वाइवर्स, बहुत सारी सर्वाइवर्स जुड़ी, कई सर्वाइवर्स जुड़ी जिन्होंने सामने आने का कहा कि हम सामने आके बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो सबसे अहम पहलू यही था कि हम ऐसी सर्वाइवर्स को बाहर निकाल पाएं और वो खुद अपनी बात रख पाएं। तो 2013 से लेकर 2014 के बीच हम लोगों ने कैंपेन किए तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में, कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं। पहले क्या होता था, जब भी कोई लड़की जलती थी एसिड से तो बता देती थी मिट्टी तेल से जल गए हैं या किसी ने जला दिया है, कढ़ाई में गिर रहे हैं। वो सही बताती नहीं थी, बताएंगी तो वही फिर कैरेक्टर वाला इशू। तो लड़कियों को मतलब कैसे बचना, समाज कैसे बनाया गया, मतलब दुखद है, इस पर तो चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी। मगर ये पूरा देखिए कि सोसाइटी ने किस तरह उसको बांध रखा था, घर से नहीं निकलती थी, जब भी जाती थी हॉस्पिटल जाती थी या कोर्ट जाती थी, कचहरी जाती, कहीं भी जाती थी, 2 जगह जाती थी। रिश्तेदार नहीं बुलाते थे, ना बर्थडे में, ना बर्थडे सेलिब्रेट होता था उनका। तो बहुत सारी समस्याएं थी। हम लोगों ने बड़ा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस धीरे धीरे उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनके बर्थडे मनाने चालू किए, आउटिंग करना उनके साथ चालू किया, बातचीत किया। इस तरह नॉर्मल इंसान रहता है उस तरह हम लोगों ने माहौल देने का प्रयास किया।
तो धीरे धीरे लगा कि बातचीत करते हुए अटैक नहीं रुक रहे थे, लगातार हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, अटैक तो अभी नहीं रुक रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना किसी व्यक्ति को अगर एम्पावर करना है, किसी को अगर उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो फाइनेंशियली उसे एम्पावर करना पड़ेगा। जब फाइनेंशियली कोई एम्पावर्ड होता है तो सोशली वो एम्पावर्ड हो जाता है। तो वो सीरोज का आइडिया, वो प्रयोग था एक प्रकार से सीरोज। यस। तो मतलब हम ये सोचते हैं ना कि हमारी जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो हमें दिखाती हैं हीरो जो है ना अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, यही सब लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि हीरोइज्म हमारे अंदर होता है, मतलब आपके अंदर भी है, मंजर भाई के अंदर भी है, लक्ष्मी के अंदर भी है, हमारे अंदर भी हो सकता है। तो हीरोइज्म ना आपके अंदर होता है, वो कोई लिंग नहीं है, वो लिंग भेदी नहीं है कि वो पुरुष ही हीरो होगा। तो हीरो हमारे अंदर होता है। तो हम लोगों ने एक वर्ड अच्छा लगा, हम लोगों ने हीरोज हैंगआउट, हैंगआउट जहाँ पर हम लोग हैंगआउट करने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, बैठने बातचीत करने जाते हैं, तो उसमें हमने एक लाइब्रेरी बना दी, उसमें एक बुटीक कॉर्नर बना दिया, उसमें एक हैंडीकैप सेक्शन बना दिया। वहां पर हमने कहा ना कि ये एक आइडिया की तरह होगा, एक प्रयोग की तरह होगा, एक मॉडल की तरह होगा, जहां पर हम डिबेट कर पाएंगे, एक बहस को जिंदा रख पाएंगे। ऐसी ड्रैग की अगर हम लंबे समय तक अगर हम ऐसी ड्रैग की बातें करते रहते तो उसका बहस जिंदा ना होती। भाई हम लगातार वही बात कर रहे होते, लोग अभ्यस्त हो जाते। आप भी 2 बार बुलाते, 3 बार बुलाते, आप कहते वही बात बोलते हैं। तो आपको जब तक कुछ नया, मतलब आप सर्वाइवर्स की जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि आप बेकार काम कर रहे हो। अवेयरनेस से उनका पेट नहीं भर रहा है, वो एम्पावर नहीं हो रही है। अवेयरनेस से जो नहीं लोग जानते हैं वो अवेयर होंगे, वो लगातार चलता रहेगा, वो सीरोज के माध्यम से और बेहतर चल रहा है। पहले तो जो सामाजिक स्वीकारता खत्म हो गई थी, खत्म क्या, लगभग ना के बराबर हो गई थी। पहले तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया गया है, उनका एक अपना सामाजिक दायरा बनाया गया, लोगों से मिलना जुलना, बर्थडे मनाना, आपस में पार्टी करना। इन सब के साथ साथ जो हो सकता है वो रोजगार सुनिश्चित करना। वो रोजगार ये हो सकता है कि आप लाइब्रेरी खुल जाए, या रेस्टोरेंट होना, या अलग अलग चीजों से। तो सीरोज के जरिए जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आगरा में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, उदयपुर में चल रहा है, ये सब बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। लेकिन क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक छाप छोड़ जाती हैं उस याद के बारे में, एक कि आगे कोई सलमा ना बने, किसी सलमा को ये सब ना सहना पड़े। आप इसके लिए किससे, स्टेट से और समाज से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि फिर से किसी को सलमा की तरह ना सहना पड़े? पहली चीज़ तो मुझे लगती है कि जिस दिन अटैक हुआ था, अगर उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट शायद मिल जाता, इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो ये तो मर्जी है मौला अज़मा औला कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, वो तो खुदा के बस में है। लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है कि अगर ऐसा ट्रीटमेंट मिल गया होता तो कुछ वो सरवाइव कर जाती। ठीक है, हमें 1-2 दिन लग गए यहाँ पे लाने में, ट्रांसफ़र करने में। रफ़ीगंज में जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ सरकारी अस्पताल में फ़ौरन ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ से फिर पुलिस में केस मुकदमा ये वो करने के बाद ही डॉक्टर ने हाथ लगाया। डॉक्टर ने हाथ लगाने के बाद उनको समझ में भी ज़्यादा नहीं आया कि क्या करना, पानी डालना है कि कौन सी दवा देनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना। उसके बाद फिर गया ट्रांसफ़र कर दिया। गया ट्रांसफ़र करने के बाद भी सरकारी अस्पताल मतलब इसमें नहीं कर पाया कि क्या करना है। मतलब उनको पता नहीं, जैसा कि आशीष भाई ने कहा, अवेयर ही नहीं है कि इस अटैक के बाद कैसे ट्रीटमेंट करनी है उनको। उसके बाद फिर पटना से फिर दिल्ली लाने का जो 2 दिन गया, उसमें काफ़ी ट्रॉमा में चली गई, परेशान होती गई, उसकी स्किन खराब होती चली गई। ताकि पहले तो ये घटना ही ना हो तो उसका जल्दी से जल्दी उपचार हो। ये रहा फिजिकल उपचार। इसके बाद सामाजिक स्तर पर उसी तरह स्वीकारता हो जैसे पहले थी, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है बल्कि उसके साथ अपराध हुआ है। तीसरी चीज ये रही कि लीगल जो उसका उपचार है वो इतनी तेजी से हो ताकि एक संदेश जाए कि इस तरह के जो अत्याचार है, इस तरह की जो क्रूरता है, उसकी सजा क्या है। इन सब के लिए एक लंबे दौर तक लड़ाई लड़ने के लिए, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी आपकी, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, आशीष जी। और इसके बाद सीख लेते हुए सलमा के बाद भी सलमा मेमोरियल फाउंडेशन के जरिए एक और नए प्लेटफॉर्म के जरिए लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी इन सब चीज़ों के लिए एक शुभकामनाएं कि आगे चलें और लोगों को आगे ना सहना पड़े, ऐसे उनकी ज़िंदगी बेहतरी के लिए काम करते रहें। बोलता हिंदुस्तान की तरफ से मैं समर राज, कोशिश ये रहती है कि समाज के तमाम गंभीर मुद्दों पर हम बात करें और उनके तमाम तकनीकी पहलू पर, अलग अलग बातों पर सोचें और गंभीरता से सोचें ताकि कुछ सुधार हो सके। धन्यवाद।